सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आजकल सोशल मीडिया पे एक ही बात पूछी जा रही है कि गोली क्यों चलाई? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो वज़ीर आज़म पे मलबा डाल रहा है, वज़ीर आज़म सिपह सलार पे डाल रहा है, इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, आप क्या देखती है कि गोली किसने चलाई और किसके हुक्म पे ये चली गोली? गोली तो ज़ाहिर है कि हुकूमत के हुक्म से चली। जो भी उस वक़्त वहाँ मौजूद थे इंचार्ज, वो जहाँ से हिदायत ले रहे थे, उन्हीं की हिदायत लेके उन्होंने गोली चलाई होगी। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है कि वो सारा एरिया जो था वो उस वक़्त रेंजर्स के इख्तियार में था। और ये बात भी खुलकर सामने आ चुकी है कि इन तमाम मामलात के अंदर जो पाकिस्तान के आईजीज़ हैं सूबों के, वो डायरेक्ट हिदायत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से ले रहे हैं। और या वज़ीर दाखिला भी जो हिदायत दे रहा है वो भी अंडर उनकी इंस्ट्रक्शन के तहत दी जाती हैं। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो कहा ही जाता है कि जो वज़ीर दाखिला साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, वो नुमाइंदा है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के। ये तो बड़ी खुल के गुफ्तगू हो रही है कि भाई उन्होंने दो अहम पोस्टों को अपने कब्जा किया हुआ है। एक वज़ीर खजाना उनका है और एक वज़ीर दाखिला उनका है। तो इन दो के साथ ही मुल्क चलता है। जो मेन वजारतें हैं वो उन्होंने अपने हाथ में की हुई हैं। तो इसलिए ये सवाल के इस्टेब्लिशमेंट ये गोली किसने चलाई थी, ये सबको पता है कि गोली जो है वो जो उस वक्त कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने चलाई थी। और वो जिससे हिदायत दे रहे थे वो सारी पर दुनिया को पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की हिदायत के तहत काम कर रहे थे। खान साहब, शहबाज शरीफ ने पहले दिन ही कहा था कि सिपह सलार ने भरपूर हिस्सा लिया, तावन किया और इतने दिनों बाद आप जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कहते जी जो वज़ीर आज़म है उसके हुक्म के मुताबिक सब कुछ चलता है, आइन के मुताबिक जो वो हुक्म दे वो हमें अमल करना पड़ता है। कितने फीसद इसमें सदाकत है कि हमारा मुल्क जो है आइन के मुताबिक चल रहा है और वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक चल रहा है? देखिए, रियासत का सरबराह जो है वो तो वज़ीर आज़म ही है और उसको जो हिदायत इस्टेब्लिशमेंट वाले देते हैं वो उन पर अमल करता है। जो हम देख रहे हैं, जो देखने वाली आंख महसूस करती है, इंडिपेंडेंट फैसले इस वक्त वज़ीर आज़म साहब नहीं कर रहे। यही झगड़ा हुआ था तो पहले वज़ीर आज़म से, खास तौर पर इमरान खान साहब से। वो भी यही समझे थे कि वो इंडिपेंडेंट एज ए वज़ीर आज़म अपने फैसले आप कर सकते हैं और वो आर्डर जारी कर सकते हैं। जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात उन्होंने नहीं मानी तो उनके साथ उनके झगड़े शुरू हो गए। अब भी यही सूरत हाल यही है कि आप ये देख लें कि जहां भी मामलात हाथ से बाहर हो रहे होते हैं या कंट्रोल में लेने होते हैं, वहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही फैसले करने का इख्तियार रखती है और वो हुक्म चलाती है। क्या जरूरत थी, कहीं सुना आपने कि किसी मुल्क का जो कमांडिंग चीफ है, फौज का सरबराह है, वो जाके बिजनेसमैनों से खिताब करता हो, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से खिताब करता हो? ये यकीन दहानियां करवाना हुकूमत का काम है, ना कि फौज के सरबराह का काम है। अब तक कराची में 2 मीटिंगें कर चुके हैं, एक लाहौर में कर चुके हैं फौजी सरबराह और उनको यकीन दिला चुके हैं कि हाँ हम आपकी बात सुनेंगे, मस्जिद को हमने ठीक करना है। कराची की जो दूसरी मीटिंग है उसमें बड़ी खुली खुली बातें उन्होंने की हैं कि मस्जिद को हमने ठीक करना है, पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने। तो ये उनका काम तो नहीं था। अब ये कहना कि नहीं वज़ीर आज़म कर रहा है, करवाते हो सकता है वज़ीर आज़म पे ही हो फैसले, क्योंकि जहाँ साइन होने हैं वहाँ तो वज़ीर आज़म पे साइन होने हैं आइन के तहत। तो इस लेकिन प्रेशर उनका काम करता है। जब करेंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, रुपया 23 से नीचे गिर रहा था, उस वक्त भी इन्होंने मुदाखलत की और तमाम जितने भी पाकिस्तान के ये मनी चेंज वाले, इनसे खिताब किया। 2 मिनट का खिताब किया था, कहा था कि 270 रुपए से आगे मुझे ये डॉलर नहीं जाएगा। देख लें उसके बाद से उसी रेंज में फिर रहा है 270। कहा 23 से नीचे रुपया जा रहा था। फिर जो इस पे पेशावर इसमें सूबा सरहद के अंदर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो टोकरियां लेके बैठे हुए थे, डॉलर बेच रहे थे, सब उनको आदि को उठवा दिए। अगर सिविल गवर्नमेंट चल रही थी काम तो ये उठवा लेती है, उसमें भी मिलिट्री ने आज हर मामले में
उन्हीं की बात चल रही है, उन्हीं को कहना पड़ता है और वही मामला को कंट्रोल करते हैं। हाँ सर, 2 सवाल हैं। पहला ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आप देख रहे हैं वैसे भी, कि जो चीज़ें बनाते हैं ये पाक फ़ौज के नाम से चलती हैं, पेट्रोल पंप है, चीनी, तेल, आटा। इस बार एक तो बाइकॉट की इस वक़्त मुहिम चल रही है। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में दुकानदारों ने लेना भी सामान बंद कर दिया और बेचना भी बंद कर दिया, बाइकॉट है। तो किसी और मुल्क की फ़ौज के पास भी इस तरह के एहसास हैं कि पता चला कि किराने की दुकानें ज़्यादा है और फ़ौज कम है। तो क्या वजह ये आजकल आप समझ रहे हैं कि इससे जैसे इन्होंने जो फाउंडेशन बनाई हुई है शोहदा के नाम के ऊपर, तो पाक फौज ने, उसके तहत इन्होंने बहुत सारे बिजनेस जो है वो खोले हुए हैं, लेकिन अभी ये सूरत नहीं आई कि आटा भी फरोख्त करते हो। यो बड़े बड़े काम जो है वो कर रहे हैं यकीन फौज वाले। ऐसी कंपनियों ने खोली हुई है जिसमें रिटायर्ड फौजियों को वो खपाते हैं। उनका भी नुक्ता नजर जो है उसको भी छोड़ना पड़ता है कि भाई आप 40-50 साल की उम्र में 10-15 साल की सर्विस के बाद फौज का सिपाही रिटायर हो जाता है, तो अब उसकी इतनी पेंशन नहीं होती कि अपना गुजारा कर सके, तो फिर वो नौकरी ढूंढता फिरता कहीं ना कहीं, कहीं सिक्योरिटी की नौकरी मिल जाए, कुछ मिल जाए। यही हाल फौज से ऊपर तक के रैंक का है। 57 में जाकर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो जाता है। तो फिर इन सबको खपाने के लिए फौज ने बहुत सारे ऐसे इदारे खोले हुए हैं फाउंडेशन के नाम पे अपनी फौज की, जिसके अंदर वो शोहदा को जो माजूर हो जाते हैं उनके फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए उसके नाम पे वो इदारे खुले, वहां फिर इन लोगों को भर्ती किया जाता है। लेकिन अभी ऐसा वक्त नहीं आया जैसा आप कह रहे हैं कि आटा वगैरह जो है वो भी फौज ने बेचना शुरू कर दिया है। मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो वैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस बाइकआउट से कोई फर्क पड़ेगा? इससे बाइकआउट कर दिया गया। बात यह है कि जरूरत की चीज इंसान को जहां से मिले वो चलती। ईरान के कब से दुनिया बाइकआउट कर रही है, नारे लग रहे हैं, हर वक्त शोर पड़ा रहता है, लेकिन चल ही रही नहीं कम से। जो इंसान की जरूरत की चीज है वो जहां से मिले फिर इंसान ले लेता है। इसमें तो कोई ऐसी बाइकआउटों का कोई मुश्किल फायदा नहीं हुआ सकता। शायद चल इंतहा पसंद जो है वो फौज से दुश्मनी रखने वाले तो लोग वो ना लेके आए तो पाक फौज की बनी हुई चीज है तो हम नहीं लेते, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया जी। हाँ साहब, एक दूसरे के ऊपर ये जैसे शुरू में बात की थी कि डाल रहे गोली की चलाई, किस चीज का खौफ है अब इनको? किस चीज का खौफ है? क्योंकि वजीर आजम कह रहा है सिपा सलार के कहने पे चलाई है, सिपा सलार कह रहा है कि आइन के मुताबिक वजीर आजम उसके ऑर्डर देता है। तो मेरा सवाल ये कि अब खौफ किस चीज का है? तो उठी हुई है ना, मुल्क में एक आवाज तो उठी हुई है। तहरीक इंसाफ एक किस्म की स्ट्रॉन्ग पार्टी है, अवाम में मकबूल है। वो बार इस वक्त अवाम में उन्होंने आवाज उठाई हुई है, हमारे पे गोली चलाई गई है तो गोली किसके हुक्म से चली गई है। इसलिए जब मार्केट जैसी बातें उठेगी तो उसका जवाब तो हुकूमत को देना पड़ता है, जो भी इस वक्त सरबराह हुकूमत हो। तो इसलिए इस वजह से इस किस्म के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें ये गुबार खत्म हो जाएगा। ये सवाल पीछे रह जाएगा गोली किसने चलाई थी। फौज अपने आप को महफूज करने के तरीके जानती है और सिविल सोसाइटी जो है वो भी जो अपने जो मुश्तरका गवर्नमेंट बनी हुई है इन पार्टियों की, इन्हें भी ये बात पता है कि भाई हम तहरीक इंसाफ को जो दुख पहुंचा हुआ है वो उसे समझते हैं किस बात, इसलिए वो बार बार ऑफर देते हैं कि भाई किसी न किसी तरह गुफ्ता शहीद की मेज पे आ जाए और ताकि उनको कोई ना कोई रास्ता जो है उनके लिए पैदा किया जाए। लेकिन ये कि वहाँ जिद चल रही है इमरान साहब की कि वो इन सियासतदानों के साथ बैठना नहीं चाहते, वो चाहते हैं फौज के सरबराह के साथ ही मेरी डायरेक्ट गुफ्तगू हो, और उसके लिए फौजी सरबराह इस वक्त तैयार नहीं है। हाँ साहब, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट तक पहुंचने के इस वक्त जो हालात है, खबरें आ रही हैं कि उसकी तैयारी की जा रही है और इसको लेके जाया जाएगा केस को वहां पे। आप समझते हैं कि जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने इस केस को उठाया, इस आवाज को उठाया हुआ है, आने वाले दिनों में ये भी खौफ है गवर्नमेंट में और फौज के जर्नैलों में? नहीं, किसी मुल्क के इंटरनल मामला जो है उनको नहीं ऐसे उठाया जा सकता। हाँ, इंटरनेशनल मामला हो तो फिर वो बात यकीनन जो है वो वहां तक ली जाती है, लेकिन किसी सोसाइटी के कहने पे या किसी फर्द के कहने पे, पार्टी के कहने पे ऐसे इदारे जो है वो दरखास्तों को नहीं सुना करते या खातर नहीं लाया करते। अच्छा, अभी आपने बात की थी शेज़ान की कि शेज़ान का बाइकआउट है,
पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया, अभी मेरा 2-3 दिन हुए हैं पिंडी में और एक अहमदी को कत्ल किया गया। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कोई इस पे कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि ये तो वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं या गवर्नमेंट को कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसे वाक़यात से? देखिए मुबारक साहब, इतना बड़ा वाक़या कर्म एजेंसी में हो गया है। 150 बंदे के करीब कहते हैं वहां पे हलाकत हो गई है। वहां अब तक अमन कायम नहीं हो सका। कल पहला दिन था जहां पे वो बड़ा जिरगा 100 बंदों का वो करवाने में कामयाब हुआ है। 10 दिन गुजर गए, उसके बाद वो जिरगा हो सका है। और उसमें भी अभी उन्होंने सिर्फ ये फैसला किया है कि भाई मोर्चे जो है वो खाली कर रहे हैं। अभी कुश्तो शरीफ या आपस में सुलह सफाई या इस प्रॉब्लम का हल जो है वो बाद में डिस्कस होना है। पहले जीवन में सिर्फ ये फैसला हुआ कि जहाँ आप मोर्चे खाली कर दें, दोनों तरफ के लोग जो है, मतलब मोर्चा एक मुल्क के अंदर, एक शहर के अंदर, एक इलाके के अंदर खुद एक मुल्क के शहरी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंदी करके तो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। जहां जब सूरत हाल जब यहाँ तक पहुंची भी हो और हुकूमत इस तरह नाकाम हो तो इसका मतलब है हुकूमत के इख्तियार में नहीं है इन इन मामला को कंट्रोल करना। ये सब हालात जो है ये हाथ से हुकूमत के निकल चुके हैं। इसके लिए कोई ना कोई ऐसा इनकलाबी कदम उठाना पड़ेगा, चाहे वो फौज उठाए चाहे वो हुकूमत मिलकर उठाए, लेकिन हुकूमत उठा नहीं सकती कि हमारी हुकूमतें जो है वो किसी के पास असम्बली में इतनी ताकत नहीं है। कमजोर हुकूमतें हैं जो दाएं बाएं के सहारे के साथ इस वक्त कायम है। इसके लिए लाजमी एक ऐसी हुकूमत चाहिए जिसको 2/3 मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में बैठी हो, वो कैसे इकदाम उठाए। लेकिन मुसीबत सारी है कि पंजाब जो है इन मामलात में सबसे आगे है और पंजाब के पास ही अक्सरियत होती है नेशनल असम्बली की सीटों की और उसी की वजह से फैसला करने का इख्तियार भी उन्हीं के पास होता है। तो इसलिए इन मामलात के अंदर हमेशा हालात बिगड़ते चले गए और इन तमाम पंजाब के सियासतदानों ने इस तरफ से आंखें जो है वो बंद रखी हुई हैं। इस वजह से हालात जो है मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं और नजर यही आ रहा है कि मजीद बिगड़े। खान साहब, मजीद बिगड़ेंगे हालात। आप देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो इत्तला मिल रही है कि किसी वक्त भी इनका बिस्तर गोल होने वाला है कोई कौमी हुकूमत लाने के चक्कर में। देखिए, कौमी हुकूमत बनाने के चक्कर में कौमी हुकूमत के पहले सियासतदान इकट्ठे तो हों। हर बात जरा जरा सी बात को पता आप और में इनके वो इख्लाफ शुरू हो जाता है। अब फजलुर रहमान साहब ने दोबारा धमकी दी हुई है, कल आखिरी दिन है 8 तारीख को। वो कहता है वजारत बिल को साइन को नहीं करते सदस्य। तो कौमी हुकूमत तो वही तब बन सकती है जब वो आपस में दोनों तमाम सियासी पार्टियों के दरमियान कुछ नजरियाती तौर पर एक दूसरे के करीब आ जाए। वहाँ हर बंदा अलग ईंट लेके चल रहा है, अपनी अलग उसे ईंट बनाई हुई है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अंदर कौमी हुकूमत जो है वो कोई हल है इस हालात का। हाँ, कोई टेक्नोक्रेट की हुकूमत बना ली जाए जिसमें सियासतदान शामिल ना हो, सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो है कोई ऐसे टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए, कोई ऐसा फार्मूला निकल आए तो वो मुमकिन है कामयाब हो। वरना इन लोगों के ना मुस्लिम लीग नून से उम्मीद की जा सकती है, ना मौलाना फजलुर रहमान से उम्मीद की जा सकती है कि उनके कौमी हुकूमत जिसमें वो शामिल हो, वहाँ कोई ऐसे फैसले कर लिए जाए जिसमें इंतहा पसंदी जो है उसको रोकने में हुकूमत कोई कामयाब हो जाए। इस किस्म का इम्कान मैं तो कम से कम नहीं देखता। खान साहब, जरदारी क्यों नहीं बिल पे दस्तखत कर रहा? अभी उसको फिर फजल रहमान की जरूरत भी पड़नी है और फजल रहमान ने धमकी भी दी हुई है, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या वजह है? जाहिर है उसके ऊपर प्रेशर है किसी तरफ से कि भाई आपने इस बिल पे साइन नहीं कर रहे। ये जरदारी को अपनी राय नहीं है। इस वक्त हम देख रहे हैं मौजूदा क़यादत जो है हमारी पाक फौज की, वो उन तमाम मामला जिनमें वो खुद इन्वॉल्व रही है, उनके पुराने सरबराह इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, TTP हो, तहरीक तालिबान हो, या इन सब मामला से आजकल फौज ने अपना हाथ जो पीछे किया हुआ है, कदम जो है पीछे हटाया हुआ है, इनको वो उस पर इग्नोर कर रहे हैं। तो इन सूरत हाल के अंदर वो कोई ना कोई ऐसी मुमकिन है पॉलिसी पे काम कर रहे हो जो अभी आवाम के सामने ना आई हो कि इन हालात को बाहर कंट्रोल तो करना है। सिक्योरिटी का असल जिम्मेदारी या असल उन्होंने पाक फौज तो बार बार कहती है कि अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी दोनों को मामला जो है हमने देखने हैं। तो फिर उस मुमकिन है कोई ऐसा फार्मूले पे काम कर रहे हो
जिसके अंदर वो इस दहापसंदी को रुझान को रोकने के लिए वो कोई ऐसा कदम उठाए, और जिसमें इसीलिए आपको ये ऐसा लग रहा है कि भाई ये मामला जो है इस वक्त सरेदस्त उनको रोका जा रहा है, और इसीलिए वजारत के बिल पर अफसर जो है वो करने में थोड़ी देर का गुजारा कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब। हाँ साहब, आखिर में ये बताइए कि अवाम और फौज में जो दूरी पड़ चुकी है, सोशल मीडिया पे भी फौज को अब गलत अंदाज से पेश किया जा रहा है, ये कंट्रोल कर पाएगी फौज? क्योंकि पीछे हटने वाली अवाम भी नहीं और फौज भी नहीं है। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, इसमें नुकसान फौज से ज्यादा होगा अगर ये चीज मुस्तकिल चलती पड़ती है। फौज को भी कुछ ना कुछ ऐसे जो इमरान खान साहब के पास इकदाम हैं उनको इग्नोर करते हुए उनके साथ सुलह साई की तरफ आना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर एक फिजा जो है, दुश्मनी की फिजा जो पैदा हो गई है इदारों के दरमियान, वो फिजा जो है छट जाए, और उसके बाद फिर आपस में मिल बैठे और फिर एक ऐसा रास्ता तलाश करें जिसके अंदर ये जो कैफियत पैदा हो गई है मुल्क के अंदर एक दूसरे से दुश्मनी की, वो खत्म हो जाए। ये बड़ा जरूरी है। इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ऐसा ना हो सके तो। बहुत शुक्रिया खास। ये थे जनाब इरफान अहमद खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। और हालात पाकिस्तान के आप साहब देख रहे हैं, कोई भी एक जगह इकट्ठा नहीं, ना अवाम, ना सियासतदान, ना उलमा, ना कोई पीर, ना कोई दीनी जमात, ना कोई फौज के सरबरा। और हमारे दावे ये है कि हम एक कौम है, दूर दूर तक इसका कोई तल्लुक नहीं। लोग कॉमेंट्स में लिखते रहते हैं, तकलीफ का इज़हार करते कि ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, दुनिया कहाँ पहुँच गई। आज भी हम दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं कि वहाँ से कोई ऑर्डर आएगा, कोई इमदाद आएगी, कोई हुक्मनामा आएगा, और फिर जहाँ तक खान साहब ने बात की सियासतदान एक जगह पर इकट्ठे नहीं, तो फौज नहीं चाहती कि एक जगह इकट्ठे हो जाएं। उनको पता अगर ये इकट्ठे हो गए तो हमारा क्या बनेगा। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का। और सियासतदानों में इतनी अकल नहीं है, लालची हैं, हरामखोर हैं, चोर चक्के डाकू। अभी खान साहब ने एक बात की, पढ़े लिखे लोग आके एक हुकूमत बना ले, तो मेरी हंसी निकल गई थी कि वो पढ़े लिखे लोग आएंगे कहाँ से। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।